जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में बच्चों हमारा जो यूनिट चल रहा था द नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन, जिसके अंदर हम चरमपंथी चरण के बारे में पढ़ रहे थे 1905 से 1917 के बारे में। ये उसका लास्ट पार्ट रहने वाला बच्चों, 7th पार्ट। आई होप इससे पहले के जो 6 पार्ट हैं वो आप लोगों ने अच्छे से पढ़े होंगे, तभी आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, प्रीवियस जो लेक्चर था वहां पर हमने कम्युनिज्म के बारे में पढ़ा था, साम्राज्य संप्रदाय के बारे में पढ़ा था, कम्युनिज्म के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं होम रूल मूवमेंट के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, होम रूल आंदोलन, होम रूल मूवमेंट के बारे में हम लोग जो है इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे पूरी डिटेल में। ठीक है बच्चों, आपको बता दूं इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। चारों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको और सब्जेक्ट्स की भी जो है लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप उनको देखकर भी जो है अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर सकते हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए द होम रूल लीग उसके बारे में जानते हैं। देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था लास्ट में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, याद है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि कब चला था, 1914 से 1918 के बीच में चली थी। तो वहां पर इंडियंस ने काफी सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स का, इस उम्मीद में कि भाई जब ये जंग जीत जाएंगे तो ये हमारे बारे में सोचेंगे, हमारे बारे में कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन जल्दी ही जो नेशनलिस्ट जो लोग थे, जो राष्ट्रवादी जो लोग थे, उनको ये रियलाइज हो चुका था कि भाई जो वॉर का जो रिजल्ट निकल कर आया है, युद्ध का जो रिजल्ट आएगा ना, उससे इंडियंस को कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। इवन वॉर के बाद जो पुअर क्लास है भारत का, जो गरीब तबका है, वो भैया इसको पूरी तरह से इसको क्या करेंगे, शोषण करेंगे अंग्रेज लोग। अब है ना, पूरी तरह से क्या करेंगे, शोषण करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया वर्ल्ड वॉर की वजह से, विश्व युद्ध की वजह से हुआ क्या था, जो बेसिक जो चीजें चाहिए थी, जो हर घर में बेसिक चीजें यूज होती हैं, चीनी है, चाय पत्ती है, नमक है, हल्दी है, सबके दाम आसमान छू रहे थे, है ना। हमारे भारत देश के अंदर इन्फ्लेशन आ चुका था, मुद्रास्फीति आ चुका था। हम इसके बारे में वैसे इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है, तो आप सिंपल ध्यान रखिए, इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति आ चुकी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आम मर्रा की जो चीजें थी, आम जिंदगी में जो हम चीजें यूज करते हैं, उनका रेट पूरी तरह से जो है मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा था, जिसे गरीब आदमी जो है बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब ब्रिटिशर्स का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था युद्ध के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, जब भी युद्ध होता है तो सरकारों के तो नुकसान ही होते हैं। तो ब्रिटिशर्स का जो बहुत सारा नुकसान हुआ था ना, उसको कंपनसेट करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत ही हैवी टैक्स लगा दिया। किसके ऊपर? जो पुअर सेक्शन था सोसाइटी का, उनके ऊपर। ठीक है, क्योंकि देखो इंडियन लोगों पे लगाया, उसके अंदर ज्यादा तबका तो गरीब लोगों का ही था ना इंडिया के अंदर। तो बहुत ही ज्यादा क्या कर दिया, बहुत ही ज्यादा हैवी टैक्स लगा दिया इंडियंस के ऊपर, जिसका पूरा असर देखने को मिला गरीब तबके के ऊपर। ब्रिटिशर्स ने यह भी नहीं सोचा कि भाई इन लोगों ने हमारी मदद की है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, लेकिन नहीं, इन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। उन्होंने कहा नहीं भाई, हमारा नुकसान हुआ है, भले ही हम जीत गए पर हमारा नुकसान हुआ है, हम तो उसकी भरपाई करेंगे ही। इसीलिए यहां पर एक नीड थी, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक जरूरत थी, एक राजनीतिक संगठन की, जो कि राष्ट्रीय जो आंदोलन है, नेशनल जो मूवमेंट है, उसके थ्रू क्या कर सके, सरकार के ऊपर प्रेशर डाल सके, है ना। इसीलिए अब देखिए उस टाइम पर क्या था, इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो एक पैसिव ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी कि वो इतने कह सकते हो एडवांस लेवल पे या फिर बिल्कुल आगे आके फ्रंट पे आके जो लड़ नहीं रही थी, अपना कोई आंदोलन शुरू नहीं कर रही थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, राइट। क्योंकि भैया उस टाइम पे किसका प्रभाव ज्यादा चल रहा था, मॉडरेट्स का, उदारवादी जो नेता थे उनका प्रभाव ज्यादा था, राइट। तो हुआ क्या, इन अर्ली 1915 की शुरुआत में एनी बेसेंट, बच्चों एनी बेसेंट ये आयरलैंड देश की थी, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। आयरलैंड देश के अंदर एनी बेसेंट ने क्या किया, एक कैंपेन शुरू किया अपने पेपर्स के थ्रू। ठीक है, इनकी जो पत्रिकाएं थी उनके थ्रू इन्होंने एक जो है ना कैंपेन शुरू किया भारत की आजादी के लिए, राइट। वो पेपर्स कौन कौन से थे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये दोनों का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ इनका संबंध किससे है, तो सिंपल सा जवाब आ जाएगा बच्चों, एनी बेसेंट। ठीक है, इन्होंने पब्लिक मीटिंग्स करवाई, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस करवाई, जिनकी मेनली क्या था, टू डिमांड ग्रांट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट ऑन लाइन ऑफ द व्हाइट कॉलोनीज आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या कहता है कि भाई इन्हें क्या किया, इन्होंने कैंपेन शुरू किया अपनी पत्रिकाओं के जरिए, पब्लिक मीटिंग करी, कॉन्फ्रेंसेस करी। मेन इनका मकसद यह था कि भारत को सेल्फ गवर्नमेंट मिलना चाहिए, सब शासन मिलना चाहिए, राइट। इनकी यही डिमांड थी उस टाइम पे। और इसी के साथ हुआ क्या, 2 होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, जो कि जैसे आयरलैंड के अंदर होम रूल लीग चल रही थी ना उस टाइम पे, आयरलैंड के अंदर जैसे होम रूल लीग चली थी, उसी तरह से होम रूल लीग इंडिया के अंदर भी चलाई गई थी। 2 होम रूल लीग चलाई गई हैं,
एक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और एक चलाई गई है एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, तो दो होम रूल लीग चलाई गई हैं, उन दोनों के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले होम रूल लीग अंडर तिलक, भी बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो होम रूल लीग शुरू की गई थी उसका क्या कुछ फंडा था। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी अप्रैल 1916 में। और कहां पे स्थापना की थी? बेलगांव में। कहां पर? बेलगांव में। ठीक है, और कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? बॉम्बे प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की अप्रैल 1916 में। कहां पर की? बेलगांव में। और वहां पे कॉन्फ्रेंस चल रही थी बॉम्बे प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस की। ठीक है, अब ये जो होम रूल लीग थी बेलगांव वाली, बाल गंगाधर तिलक वाली, इसकी जो है 6 ब्रांचेस थी, 6 ब्रांचेस थी। वो कहां कहां पर थी? महाराष्ट्र में थी, कर्नाटका में थी, सेंट्रल प्रोविंस यानी कि जो यूपी आज का एरिया वहां पर थी, और बेराड में थी। ठीक है, और यहां पे क्या थी? यहां पे 6 ब्रांचेस खोली गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अब इनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे? ये जो होम रूल लीग थी तिलक जी के द्वारा खोली गई थी, इनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? सबसे पहले था स्वराज या सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि स्वराज या सब शासन, यानी कि हमारे देश के लोगों पे राज करना, या उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून जो भी बनेगा वो हम लोग ही बनाएंगे। ब्रिटिशर्स कौन होते हैं हमें बताने वाले कि ये कानून है, तुम्हें ऐसे रहना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है? बोले ब्रिटिशर्स की कोई औकात नहीं है, हम इंडियन लोग हैं, अपने लोगों के लिए हम ही कानून बनाएंगे। दैट इज सब शासन, दैट इज सेल्फ गवर्नमेंट, राइट। इन्होंने दूसरा क्या कहा कि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, उसे स्थानीय भाषाओं में प्रोवाइड करवाओ। हम क्यों पढ़े इंग्लिश के अंदर? हम क्यों पढ़े? हम नहीं पढ़ेंगे इंग्लिश के अंदर, स्थानीय भाषाओं के अंदर जो है एजुकेशन को लोगों को दिया जाना चाहिए। दूसरा, इन्होंने यह कहा कि भाई राज्य बनाओ भाषा के आधार पे, लिंग्विस्टिक बेस पे जो है भाषा के आधार पर जो है राज्यों का निर्माण करो। ऐसा नहीं है तुम किसी को भी आपस में जोड़ते फिर रहे हो। फॉर एग्जांपल, उस टाइम पे गुजरात और महाराष्ट्र एक ही था। ठीक है, अब महाराष्ट्र के अंदर क्या था? महाराष्ट्र के अंदर मराठी बोली जाती थी, महाराष्ट्र वाले एरिया के अंदर, और गुजरात के अंदर क्या बोली जाती है? गुजराती। लेकिन ये राज्य एक ही था। तो बोले ऐसा थोड़ा ना होगा, बोले अब राज्य अलग अलग करो। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्य बनाओ, मराठी है तो महाराष्ट्र, गुजराती है तो गुजरात, इस टाइप से, राइट। यही वो दौर था, यही वो मूवमेंट था जहां पर बाल गंगाधर तिलक ने अपना एक स्लोगन दिया था, अपना एक नारा दिया था। उस नारे का नाम था स्वराज्य इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। कई बार आपने सुना होगा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहे थे? तो बाल गंगाधर तिलक जी के ये शब्द हैं। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ये स्लोगन लिख दिया जाएगा, ये नारा लिख दिया जाएगा, और सीधा पूछ लेगा कि बताओ ये नारा किसने दिया था? तो जवाब क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, उसके बाद बच्चों, पहली होम रूल लीग हमने पढ़ ली। दूसरी होम रूल लीग के बारे में जानते हैं। तो होम रूल लीग अंडर एनी बेसेंट। तो देखिए, एनी बेसेंट जो है ना, ये एक्टिव मेंबर थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? हु हैड फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी? ठीक है, तो ये उनकी एक्टिव मेंबर थी। ये इंडियन कल्चर की बहुत बड़ी फैन थी एनी बेसेंट जी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? होम रूल लीग की स्थापना की थी सितंबर 1916 में। कहां पर? अड्यार आश्रम मद्रास के अंदर। कहां पर? अड्यार आश्रम मद्रास में। ध्यान रखिएगा, तिलक साहब ने की थी बेलगांव के अंदर अप्रैल 1916 में। ठीक है, और एनी बेसेंट ने अड्यार आश्रम मद्रास के अंदर सितंबर 1916 में। क्लियर है? अब बेसेंट, एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी ना, वो बहुत ही विशाल थी। इनकी पूरे भारत के अंदर 200 ब्रांचेस थी। वहीं तिलक जी की जो लीग थी उसकी सिर्फ 6 ब्रांचेस थी, राइट। अच्छा, जो एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी उसके सेक्रेटरी कौन थे? उसके जो है सचिव कौन थे? तो उनका नाम था जॉर्ज अरुंडेल। क्या नाम था? जॉर्ज अरुंडेल। क्लियर है? और जो मेंबर्स थे इंपॉर्टेंट कौन कौन से थे होम रूल लीग के? तो एक थे बीपी वाडिस और सीपी रामास्वामी अय्यर। सीपी रामास्वामी अय्यर। तो ये कुछ एक मेन मेंबर्स थे जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद और जो राष्ट्रवादी जो नेता थे और जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उन्होंने भी आकर एनी बेसेंट की लीग को ज्वाइन किया। कौन कौन से? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भुल्ला भाई देसाई, मोहम्मद अली जिन्ना, लाला लाजपत राय, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, चितरंजन दास, भुल्ला भाई देसाई एंड ऑल। इन सब ने क्या किया? इन सब ने जो है ज्वाइन कर लिया था होम रूल लीग को, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद बेसेंट होम रूल लीग proceeded the Congress by committing itself a program of educative revival of local level Congress committees। क्या कहते हैं कि एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी ना, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मनाया, ठीक है, कि आप जो है ना कांग्रेस कमेटी के जरिए लोकल लेवल पे क्या करो, कमेटीज बनाओ, जिससे आप एजुकेशन को और बढ़ा सको लोगों के अंदर। ये इनका मेन मकसद था। ठीक है, और आपको बता दूं, गोपाल कृष्ण गोखले की एक संस्था थी जिसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। याद करो, हम ये पहले पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। तो गोपाल कृष्ण गोखले की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो संगठन था, जिसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी,
इन्होंने भी एनी बेसेंट की लीग को क्या कर लिया था, ज्वाइन कर लिया था। तो आप सोचिए एनी बेसेंट की होम रूल लीग पूरे इंडिया के अंदर कितने अच्छे से छाई हुई थी उस टाइम पे। अब सवाल ये उठता है कि भाई सारे तो ज्वाइन कर रहे हैं होम रूल लीग को, एनी बेसेंट की, ऐसे कौन थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, होम रूल लीग के सदस्य नहीं बने? तो एक तो थे बच्चों एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस ये वर्ड आप लोग संविधान में कई बार पढ़ चुके होंगे। एंग्लो इंडियंस का मतलब होता है कि मान लो ये कोई बच्चा है, ठीक है, ये एंग्लो इंडियन कब कहलाएगा? जब इसके माता या पिता में से कोई भी एक ब्रिटिशर हो, ठीक है, या तो फादर ब्रिटिशर्स हो या मदर ब्रिटिशर हो, ठीक है। तो जब किसी के माता पिता में से कोई एक ब्रिटिशर होता है तो उसे बोलते हैं एंग्लो इंडियन, ठीक है। इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। दूसरा, लोअर कास्ट, जो निम्न जाति के जो लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। और तीसरा, मुस्लिम्स, जो मुस्लिम्स थे भारत के अंदर, उन्होंने भी जो है होम रूल लीग को ज्वाइन नहीं किया। क्लियर है? उसके बाद अब भाई पूरे भारत के अंदर होम रूल लीग से लोग जुड़ते जा रहे हैं, इन सब का प्रभाव क्या निकला? जो गवर्नमेंट थी उनका क्या रिस्पॉन्स आया? तो भाई गवर्नमेंट ने जो है अपना गुस्सा दिखाया, होम रूल लीग के जो प्रोग्राम चल रहे थे ना, इसके खिलाफ कड़ा गुस्सा दिखाया। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिया? गवर्नमेंट ने एनी बेसेंट, बीपी वाडिया, जॉर्ज अरुंडेल, इनको गिरफ्तार कर लिया था जून 1917 में। क्लियर है? एनी बेसेंट, बीपी वाडिया और जॉर्ज अरुंडेल को क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था जून 1917 में, राइट। और गवर्नमेंट ने बाल गंगाधर तिलक के ऊपर बैन भी लगा दिया कि बाल गंगाधर तिलक दिल्ली और पंजाब में एंट्री नहीं कर सकते। इनके ऊपर क्या कर दिया? इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि आप दिल्ली और पंजाब के अंदर नहीं आ सकते, ठीक है। अच्छा, मद्रास के अंदर जो स्टूडेंट्स या फिर जो एक्टिविस्ट थे, स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी जो और जो एक्टिविस्ट थे, उनको सख्त हिदायत दे दी गई, सख्त निर्देश दे दिए गए कि भैया, उनको ऑर्डर दे दिया गया कि तुम किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तुम किसी भी आंदोलन के अंदर भाग नहीं लोगे तो फिर देख लो, स्कूल में पढ़ने नहीं देंगे, तुम इन्वेस्टिगेट कर देंगे, तुम्हें कभी नौकरी नहीं मिलेगी, राइट। अब भाई इन सबसे हुआ क्या? तो नेशनलिस्ट रिस्पॉन्डेड बाय ऑर्गेनाइजिंग ए नेशन वाइड स्ट्राइक थ्रू आउट द इंडिया। हुआ क्या? जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया, तिलक साहब के ऊपर बैन लगा दिया, बीपी वाडिया, जॉर्ज अरुंडेल, स्टूडेंट्स के ऊपर जो है बैन लगा दिया गया कि तुम ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। जब इतना सब कुछ हुआ तो जो नेशनलिस्ट लोग थे, जो राष्ट्रवादी जो थे, उन्होंने क्या किया? पूरे भारत के अंदर हड़तालें शुरू कर दी, पूरे भारत के अंदर क्या कर दिया? स्ट्राइक शुरू कर दी, राइट। उसके बाद अवज्ञा के प्रतीक में, ठीक है, एज ए सिंबल ऑफ डेफियंस, एक व्यक्ति थे एस सुब्रमण्य अय्यर, ठीक है। इनको ब्रिटेन का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला हुआ था, नाइटहुड। जैसे बच्चों हमारे भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो है भारत रत्न, राइट। भारत रत्न है भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार, वैसे ही ब्रिटेन का है नाइटहुड। तो इन्होंने देखा कि यार देश के अंदर ये सब कुछ चल रहा है, तो इनको जो नाइटहुड की उपाधि मिली थी ना, ये इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या कर दी? वापस कर दी। इन्होंने क्या कर दिया? ब्रिटिश सरकार को अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, राइट। इन सब का प्रभाव ये निकला, इन सब का रिजल्ट ये निकल कर आया कि ब्रिटिश सरकार को मजबूरन सितंबर 1917 को एनी बेसेंट को रिलीज करना पड़ा। जस्ट इमेजिन कि जून 1917 में तुमने गिरफ्तार किया, जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर, तीसरे महीने तो उनको जो है क्या करना पड़ा? उनको एनी बेसेंट को रिहा करना पड़ा। इतना बड़ा प्रभाव पड़ा सरकार के ऊपर, ठीक है बच्चों। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ द होम रूल लीग। भाई होम रूल लीग ने ऐसा क्या किया, ठीक है, जिससे फायदा हुआ भारत को? द टू होम रूल लीग्स अलोंग विद देयर सेवरल ब्रांचेस कैरिड आउट इंटेंस प्रोपेगेंडा थ्रू आउट द कंट्री। कहता है कि जो दो होम रूल लीग थी, एक तिलक जी की और एक एनी बेसेंट जी की, इनकी जो अलग अलग ब्रांचेस थी, इन्होंने पूरे भारत के अंदर अपना जो प्रोपेगेंडा था पूरी तरह से फैलाया, ठीक है। और द प्रोग्राम डिमांडेड द होम रूल और सेल्फ गवर्नमेंट आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इनका मेन एजेंडा क्या था? पहले विश्व युद्ध के बाद उन्होंने किसकी डिमांड करी थी? होम रूल यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि सब शासन की डिमांड करी थी, यानी कि स्वराज की डिमांड की थी, ठीक है। उसी टाइम पर जो मॉडरेट लीडर्स थे ना, जो उदारवादी जो नेता थे, उन्होंने होम रूल लीग को इसलिए ज्वाइन कर लिया था क्योंकि उन दिनों में कांग्रेस पार्टी इतनी एक्टिव नहीं थी, इसलिए जो उदारवादी नेता थे वो होम रूल लीग के अंदर चले गए थे। क्लियर है? The Home Rule League movement covered a vast extent of the country, bringing politically inactive और untouched regions of Sindh and Gujarat into its fold। क्या कहता है कि भाई इससे पहले जितने भी आंदोलन हुए ना, उनके अंदर सिंध प्रांत जो पाकिस्तान के अंदर आज की डेट में, और जो गुजरात वाला एरिया था, उन सब का पार्टिसिपेशन नहीं हुआ करता था। लेकिन होम रूल लीग ऐसी लीग बनकर निकली जहां पर पूरे भारत के अंदर ऐसे ऐसे एरिया भी थे जहां पर लोगों को पता ही नहीं था कि भाई देश और दुनिया के अंदर क्या कुछ चल रहा है। उन लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था होम रूल लीग के साथ, भारत की आजादी के लिए, भारत के स्वशासन के लिए, राइट। However, the league could not work effectively। हालांकि लीग ने इतने अच्छे से काम नहीं कर पाई। Moreover, the leaders could not take a positive lead of the movement, especially after their arrest and subsequent release। क्या कहता है
कि भाई जो होम रूल लीग थी इतने अच्छे से काम नहीं कर पाई जितना उनको सपोर्ट मिला था, क्योंकि कुछ एक लीडर्स को जो है ना गिरफ्तार कर लिया गया, फिर बाद में रिलीज कर दिया गया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, एक पॉजिटिव तरीके से उस मूवमेंट को लीड नहीं किया जा सका, एक पॉजिटिव तरीके से मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। The moderates who had just joined the extremists settled down themselves when the government introduced the Montague-Chelmsford reforms, considering them of the constitutional demands। क्या कहना चाहता है कि कुछ एक जो उग्रवादी जो नेता थे, जो एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स थे, ठीक है, उन्होंने जैसे ही जो है लीग्स को ज्वाइन किया, ठीक है, वो चुपचाप शांति से बैठ गए, क्योंकि उसी टाइम पर मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स लाया गया था। अब ये था क्या, हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पर आप इसको और अच्छे से समझ जाएंगे। तो जिसके बाद जो है ये बिल्कुल एक तरह से क्या हो चुके थे, शांत हो चुके थे, ठीक है। अब भाई होम रूल लीग का इन सब हमने सब कुछ पढ़ लिया, होम रूल लीग, इन सब का रिजल्ट क्या निकल कर आया? तो देखिए, इसका सबसे बढ़िया जो रिजल्ट निकल कर आया ना, वो ये निकल कर आया कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इन दोनों के एफर्ट्स थे। इन दोनों की एफर्ट्स की वजह से ना, जो आईएनसी पार्टी थी, आईएनसी पार्टी के अंदर भी दो दल थे, नरम दल और गरम दल, है ना। तो तिलक साहब और बेसेंट मैडम जी की वजह से नरम दल और गरम दल दोनों आपस में मिल गए, दोनों की आपस में सुलह हो गई। और सुलह कब हुई? लखनऊ में हुई थी 1916 में। इसी को बोलते हैं लखनऊ सेशन, लखनऊ समझौता। अभी मैं बताऊंगा लखनऊ समझौते के अंदर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता भी हुआ था। अभी हम इस लाइन पे चलेंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस 1916। सबसे पहली बात आपको क्या पता होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था कि भी कांग्रेस पार्टी हर साल नई नई जगह मिलती थी। तो 1916 के अंदर आईएनसी पार्टी कहां पर मिली? लखनऊ में मिली। अच्छा, हर जगह यहां पर एक अध्यक्ष होता था हर बैठक के अंदर। तो यहां पे जो अध्यक्ष थे उनका नाम था अंबिका चरण मजूमदार। क्या नाम था? अंबिका चरण मजूमदार। मोटी मोटी बात यह है कि इस अधिवेशन के अंदर एक तो आईएनसी पार्टी के जो दो दल थे, नरम दल और गरम दल, उनकी आपस में सुलह हो गई। और इसी अधिवेशन के अंदर ना मुस्लिम लीग को भी बुलाया गया था। और मुस्लिम लीग को बुलाया गया था क्यों? ताकि उनकी आईएनसी पार्टी के साथ सुलह हो सके। और ये दोनों मिलकर फिर क्या करेंगे? देश के लिए काम करेंगे, देश की आजादी के लिए काम करेंगे। तो पहले कांग्रेस पार्टी के नरम दल और गरम दल का समझौता करवाया गया, फिर कांग्रेस पार्टी जब एक हो गई तो कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग का समझौता करवाया गया। क्लियर है इतनी बात? अब कैसे था, क्या था, उसके बारे में हम देखने वाले। आप मोटी मोटी कहानी आप यहां पे समझ ही चुके होंगे कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस दैट इज 1916, ठीक है। तो यहां पर जो है बेसिकली क्या था, दो इंपॉर्टेंट जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई थी, ठीक है। सबसे पहला ये रीयूनियन ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि जो उदारवादी और जो उग्रवादी नेता थे इनका ये रीयूनियन हुआ, इनकी सुलह हुई, ठीक है। द मॉडरेट्स वेलकम द रीएडमिशन ऑफ तिलक, जो उदारवादी जो लीडर्स थे उन्होंने तिलक जी का स्वागत किया, ठीक है, जो कि क्या थे, एक उग्रवादी लीडर्स थे, ठीक है। और इन सब का रिजल्ट क्या निकल कर आया कि जो 1907 में हमने पढ़ा था ना, 1907 में जो सूरत विभाजन हुआ था, उसके 9 साल बाद हुआ क्या, कांग्रेस के मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो क्या आ चुके थे, आपस में मिल चुके थे, आपस में इनकी क्या हो चुकी थी, सुलह हो चुकी थी, राइट। कांग्रेस पार्टी, भाई ऑब्वियस सी बात है, ये जो उदारवादी लीडर्स थे वो काफी परेशान चल रहे थे, क्योंकि जो उदारवादी नेता थे फिरोज शाह मेहता, उनकी डेथ हो चुकी थी। और उसके बाद जो है फिर उग्रवादियों को भी हम कह सकते हैं कि यार वो बुजुर्ग तो चले गए, अब क्या लड़ना, चलो सुलह करते हैं, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नाउ द यूनाइटेड कांग्रेस डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फ्रॉम द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू सीक ऑटोनॉमी इन द मैटर्स ऑफ सेल्फ रूल। अब जब कांग्रेस यूनाइट हो चुकी है तो कांग्रेस ने क्या डिमांड की? सेल्फ रूल, यानी कि अंग्रेजों से डिमांड की, हमें क्या चाहिए, हमें स्वशासन चाहिए, हमें स्वराज चाहिए, राइट। ये मैंने आपको बता ही दिया कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, उसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। पहला तो कांग्रेस पार्टी मिली, दो मेन डेवलपमेंट हुई थी ना लखनऊ के अंदर। पहला कांग्रेस पार्टी के नरम दल और गरम दल मिले। दूसरा क्या था? यूनिटी बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी एकता करवाई गई, सुलह करवाई गई, ठीक है। और बेसिकली क्या था, क्योंकि इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत थे, इनको ये कहा गया कि यार आपके जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है ना, जो आपकी सोच है उसको आप अलग करो, और अपना जो कॉमन जो आपकी पॉलिटिकल डिमांड है, क्योंकि भैया मुसलमान भी आजाद होना चाहते हैं, मुसलमान भी थोड़ा खुल के जीना चाहते हैं, और हिंदू भी जीना चाहते हैं, ठीक है, ओवरऑल पूरा भारत जीना चाहता है ना, तो फिर ढंग से रहो ना यार, दोनों मिलके जो है सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ। दोनों का मकसद सेम है पर आप दोनों अलग अलग रास्तों पे चल रहे हो, तो ऐसा थोड़ा ना होता है, राइट। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग का समझौता करवाया गया, जिसे कहा गया कांग्रेस लीग पैक्ट। क्या कहा गया? कांग्रेस लीग पैक्ट। हुआ कहां पर है? लखनऊ में, इसलिए इसे कहते हैं लखनऊ पैक्ट।
इसलिए इसे क्या कहते हैं, लखनऊ पैक्ट यानी कि लखनऊ समझौता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है, लखनऊ समझौता कब हुआ, 1916 में हुआ, ठीक है। या फिर कह देगा लखनऊ समझौता में किन दो पार्टियों का समझौता हुआ, तो आईएनसी और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था। या फिर यूं कह देगा कि भाई कांग्रेस के नरम दल और गरम दल कहां पर एक हुए थे, जी लखनऊ में हुए थे। कब एक हुए थे, जी 1916 में हुए थे। क्लियर है, मतलब चीज वही है, लाइन वही है, एक ही लाइन को घुमा फिरा के वो बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है। तो आई होप यहां तक आप चीज समझ गए होंगे। उसके बाद तो देखिए बेसिकली जो मेन जो श्रेय जाता है वो ये जाता है कि लोकमान्य तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, इन्होंने जो है दोनों पार्टियों को एक साथ मिलाया, इनको श्रेय जाता है, ठीक है। इन्होंने एक मैसेज दिखाया दुनिया को, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, हिंदू मुस्लिम एकता का जो है मैसेज भिजवाया कि कहां पर, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। However, the pact just involved the leaders of both the parties, excluding the Hindu and Muslim masses. Moreover, it accepted the principle of separate electorate that sowed the seeds of enmity among the communities. क्या कहता है कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट था, यानी कि जो अलग मतदाता सूची थी, उसकी वजह से हिंदू मुसलमानों में मतभेद हुए थे। याद करो, 1905 बंगाल विभाजन, 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना, है ना, 1907 सूरत विभाजन, और 1909 में अलग मतदाता सूची लाई गई थी, इंडियन काउंसिल एक्ट मोरले मिंटो सुधार के तहत, जिसकी वजह से हिंदू मुसलमानों में और बवाल हो चुका था। राइट, इतनी बात तो याद है ना, क्लियर है। तो इन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, सेपरेट इलेक्टोरेट है, वो रहेगा, लेकिन हम एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। राइट, तो फाइनली हम यहां पे देख सकते हैं कि जो हमारा सेकंड जो फेज है, मैंने आपको क्या बताया था, याद करो, सबसे पहले हमने पढ़ा उदारवादी युग, खत्म हो चुका था वो। उसके बाद हम कौन सा पढ़ रहे थे, उग्रवादी युग, ये हमारा आज खत्म होता है। अब हम एंट्री करेंगे तीसरे युग के अंदर, दैट इज महात्मा गांधी युग, गांधीयन फेज। गांधी युग को शुरू करेंगे क्योंकि अब एंट्री होगी मोहनदास करमचंद गांधी जी की, हमारे देश के राष्ट्रपिता गांधी जी की जो है पॉलिटिकल अरेना के अंदर अब क्या होने वाली है, एंट्री होने वाली है। तो यानी कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। अब हम कह सकते हैं कुछ ही दिनों में हम आजाद हो जाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो आई होप यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। और आपको चैनल की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।